यूक्रेन के रूस पर ड्रोन अटैक्स के बाद अब रूस ने बातचीत का रास्ता बंद कर दिया है। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन की बातचीत जो दूसरे दौर की हुई वो बेनतीजा रही थी और उसके बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से हमले हुए रूस के ऊपर, हमारे पुल गिराने की कोशिशें हुई, इसके अलावा उन्होंने अपने ड्रोन्स भेजकर हमारे बॉम्बर्स को हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। अब इन हमलों के बाद बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। На высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. Что касается вопросов за... तो आपने सुना व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि जो यूक्रेन ने किया हाल फिलहाल में वो आतंकवादी हमले थे, हमारे पुलों को गिराना। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमला था। आपको याद होगा वो जो तस्वीर, ये तो जब उनके 40-41 बॉम्बर जहाज जो हैं उनको मारा था ड्रोन से, उसकी तस्वीर है। उसके अगले ही दिन क्या किया था यूक्रेन ने, इनका जो क्रीमिया का इलाका जो 2013 में कैप्चर किया रूस ने यूक्रेन का, उसको रशिया से जोड़ने वाला जो पुल है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके बेस पर जाकर इन्होंने अंडर वाटर ड्रोन से एक ब्लास्ट किया था। हालांकि वो पुल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उस पर अब फिर से ट्रैफिक चलने लगा है। तो इन सब हमलों को पुतिन कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हमले हैं और मैं बातचीत करके इन लोगों से आतंकवाद को प्रोत्साहन क्यों दूं, मैं इनको मौका क्यों दूं, मैं इनको राहत क्यों दूं। तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि पश्चिमी हथियारों के दम पर जो कुछ कर रहा है यूक्रेन वो कर रहा है। तो ऐसा लगा कि एक मौका मिल गया या बहाना मिल गया रूस को इन पीस टॉक से बाहर निकलने का, जो शायद अमेरिका के दबाव में हो रही थी, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मैंने 2 घंटे फोन पर बात की। ट्रंप का भी रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब क्या ये पीस प्रोसेस अब माने कि खत्म हो गई, इट इज डेड? सर ऐसे है, आप दूसरा महायुद्ध देखें तो पोलैंड के द्वारा हुआ यही जगह है यूक्रेन, वहीं से हिटलर फोर्सेस लेकर के गया रूस के अंदर। अब जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की ने जो कार्रवाई की है और जिस प्रकार से लगातार 40 उनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाया, वो कर्च ब्रिज जिसके बारे में 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज जिस पे वो मस्कवा अंडरग्राउंड वाटर ड्रोन के द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया। जो पियर है, पियर फुटिंग चार्ज, जो पियर क्योंकि जो उसका ब्रिज का जो पियर होता है जिसके ऊपर ब्रिज होता है उसको भी जो प्रोटेक्शन था वही नुकसान हुआ। लेकिन वो रेल और रोड ब्रिज है वो जो क्रीमिया को कनेक्ट करता है जापोरिजिया और खेरसॉन के साथ, वो उन्होंने, ट्रंप का भी ये मानना है कि बातचीत के बाद उन्हें भी लगा कि पुतिन जो है वो अब मानने के लिए तैयार नहीं है और पुतिन सबक सिखाएंगे। अब कैसा सबक सिखाएंगे, चाहे वो तीसरे महायुद्ध के लिए इस्तेमाल करे टैक्टिकल न्यूक्लियर या न्यूक्लियर के बिना ही कीव को बर्बाद करके रख दे। लेकिन अब लगता है ज़ेलेंस्की को परेशानी होगी, यूक्रेन को परेशानी होगी और अब लगता ज़रूर है ट्रंप के इशारे से भी, पुतिन के कहने पर भी, कि विश्व को अगले 2-3 महीने का जो मुझे लगता है समय है वाकई बहुत कठिन समय। अब देखिए ज़ेलेंस्की तो बार बार ये कह रहे थे कि रूस जो है वो इन शांति वार्ता को लेकर के गंभीर नहीं है, वो नहीं चाहता कि बातचीत की जाए। और 2 राउंड की बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है टर्की में और 1-1 घंटा बाद हुई है। आप युद्ध रोकने जैसी चीज को लेकर के शांति वार्ता करना चाहते हैं और 1-1 घंटे के अंदर आप उठ करके आ जाते हैं। और उसके उन बैठकों में क्या होता था, ये बताया जाता था कि रूस अपनी शर्तें रखता था कि ये हमारी शर्तें हैं, इनको मान लो, हम युद्ध रोक देंगे। वो वही शर्तें हैं जो युद्ध के पहले दिन से पुतिन जो है वो कहते आ रहे हैं। तो पुतिन का तो कोई इरादा दिखाई नहीं देता कि वो इस जंग को रोकें। इसका मतलब उनके पीछे इतना सामान है, उनके पीछे इतना बंदोबस्त है कि उनको जंग रोकने की अभी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। बिल्कुल सौरभ, जो शर्तें पुतिन ने जंग शुरू करने से पहले रखी थी उन शर्तों में कोई अंतर नहीं है। उन शर्तों से पहले तो रूस यूक्रेन के अंदर घुसा भी नहीं था। अब रशिया जो है यूक्रेन के अंदर घुस चुका है। 20% ज़मीन यूक्रेन की उसके कब्जे में है और जो बचा कुचा इलाका है उसको भी आस्ते आस्ते क्लियर करने की चेष्टा में है।
तो जो पहले अगर एक ऑप्शन मिली थी यूक्रेन को कि बिना यूक्रेन की तबाही हुए अगर वो क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान लेता, डोनबास लुहांस्क के इलाके को आज़ादी दे देता और जो नाटो को ज्वाइन नहीं करता, तो ये जंग होनी नहीं थी। पूरा देश तबाह करा लेने के बाद, 3 साल 3 महीने की जंग हो जाने के बाद, लाखों सैनिक दोनों तरफ के अगर मिला के हम गिने जो मर जाने के बाद, अब यो सीज फायर का कोई सवाल बचता ही नहीं है। और जो पुतिन है वो अपनी जो पहले की शर्तें थी उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो यूक्रेन ने क्या कमाया और क्या गवाया ये बाद में पता चलेगा। यूक्रेन के एक जोकर ने अपना पूरा मुल्क तबाह करा लिया। किसके कहने पे करा लिया? उन वेस्टर्न पावर्स के, उस अमेरिकन जोर के पीछे जो अपना हथियार असला बेचना चाहते थे और यूक्रेन के विशालों के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे। देखिए रूस को कहां, रूस के पास, रूस बड़ी इकोनॉमी है, रूस के साथ चाइना भी खड़ा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के भी पास कमी किसी चीज की नहीं है। वो भी 3 साल से लड़ ही रहा है ना। 20 देश। तो कहने का मतलब इन दोनों देश जो हैं, देखिए अगर दोनों के हम इस वक्त जिन हालात में दोनों देश हैं और मोमेंटम किसके पास है देखें, तो लगता है जैसे आप सर बता रहे थे कि ये सेटबैक्स जो भी हुए हैं, ड्रोन अटैक्स वगैरह के, इनको आप छोड़ दें तो टेरिटरी कैप्चर की हुई है रशिया ने, वो उसके पास मोमेंटम है, उसकी फौजें ग्राउंड पर ज्यादा बेहतर परिस्थिति में और काफी जमीन उन ले चुके हैं। ज़ेलेंस्की को वो जमीन छुड़वानी है तो वो भी युद्ध नहीं रोकना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो रोकना चाहता है। सौरभ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी अगर समीक्षा का समय दें आप, तो पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने ज़ेलेंस्की ने किया है, वहाँ 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को जो हर्ट किया है और यहाँ कर्च ब्रिज में ये तीसरा हमला है आपने किया, इसका कोई सिवाय ऑप्टिक्स के इसका कोई असर मिलिट्री पावर पे जो रशिया के उस पर कुछ नहीं ऐसा कोई बड़ा सेटबैक नहीं है। ऑन गोइंग वॉर में इसका कोई हाथ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो जब कोई आदमी ऐसा करता है इसका मतलब उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब यह है कि अब वो ये जो यूरोप वाली जो मीटिंग चल रही है, जो होने वाली है नाटो की मीटिंग, जिसमें यूएस नहीं अटेंड कर रहा है, 24 से 26 जून तक ये मीटिंग होगी, यूएस से कोई उसके जो डिफेंस सेक्रेटरी वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसी मीटिंग में अगर यूएस नहीं अटेंड कर रहा है, और उसके 3 एजेंडा क्या हैं? उसका पहला एजेंडा है कि यूक्रेन को कैसे सपोर्ट करें, दूसरा एजेंडा है कि हम अपने जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर उसको 5% ऑफ जीडीपी कैसे बनाएं, और तीसरा एजेंडा है जो ट्रांस अटलांटिक नेशंस हैं अब उनके रिलेशंस में क्या संबंध रहना चाहिए। तो ये एक तरीके से स्नब है अमेरिका को भी, क्योंकि उन्होंने पुतिन का नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं इन्हीं लोगों की जो आपके जो यूरोपियन ब्लॉक है, उनका स्नब है अमेरिका को भी, क्योंकि उन्होंने कहा था युद्ध बंद करिए। और इधर जो ज़ेलेंस्की ने किया है वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर अभी भी क्षमता है, आप मुझे पैसे दो, मैं रशिया से लड़ूंगा। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। और सारे पैसे जो आएंगे अल्टीमेटली, जो अभी जनरल साहब कह रहे थे, जनरल दत्ता कह रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे, अगर इसको अपने देश का प्रेसिडेंट बनना कबूल है, जो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर वो चीज दिख रही है, देन ही शुड केयर फॉर हिज कंट्री। 20% ऑफ यूक्रेन इज ऑलरेडी अंडर द पोजीशन ऑफ रशिया, एंड उस 20% जानते क्या है? 80% उसके मिनरल्स हैं। 20% ऐसा नहीं कि ऐसा हल्का फुल्का वाला 20% है। नहीं, तो जो ट्रंप जो मिनरल डील कर रहे थे, वो डील भी क्या थी कि मैं तेरे ही खनिज निकालूंगा, मिनरल निकालूंगा और वो मेरी कंपनियां निकालेंगी और मैं उसका प्रॉफिट ले जाऊंगा। सौरभ, अगर अल्टीमेटली तो मुझे कहने दो, ये सारा जो मिलिट्री पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, ये सब उसका खेल है, और उस खेल को खेलने के लिए उन्होंने चुना है एक प्रेसिडेंट को, उसका नाम है ज़ेलेंस्की। अब मैं आपको ट्रंप की बात सुनवाता हूं इन ताजा डेवलपमेंट पर। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की वॉर को लेकर चिंता जाहिर की है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रफ्तार पकड़ते युद्ध का रास्ता सीधे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता है। ट्रंप ने कहा है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ट्रंप ने कहा कि मैं शांति चाहता हूं, जबकि कुछ लोग पैसा और कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं। I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. अब कौन पैसा और कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं? अमेरिका, ये आरोप तो अब जमाने से अमेरिका पर लगता आ रहा है कि अमेरिका दुनिया भर में युद्ध कराता है अपने हथियार बेचने के लिए। लेकिन क्या आप ट्रंप की बात को फेस वैल्यू पर ले सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, अब पीछे जाओ जो होता हो।
ट्रंप ने पब्लिक पोस्चरिंग हमेशा से ये की है, जब से दूसरे अवतार में आए हैं, कि मैं दुनिया में शांति करा दूंगा जहां जाऊंगा। मैं रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दूंगा, मैं वो वाली लड़ाई बंद कर दूंगा, गाजा वाली और उसकी लड़ाई कर दूंगा, मैं यमन की लड़ाई बंद कर दूंगा। और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई सो कॉल्ड सीजफायर कराने का इन्होंने क्रेडिट खाम में बोले, इन्होंने ले ही लिया। तो ये बातें तो कर रहे हैं शांति की। ये कहते हैं मैंने 2 घंटा पुतिन से बात की थी, बड़ी अच्छी बात हुई, और अगले दिन ही जो है 2 दिन बाद ही जो है रूसी वो कुछ बड़ा हमला कर देते हैं पुतिन यूक्रेन के अंदर। अब क्या वाकई में ट्रंप ये युद्ध रुकवाना चाहते हैं? सवाल यह है। मैंने वो कल एक खबर दिखाई थी, यूके के जो प्रधानमंत्री थे कीर स्टारमर, उन्होंने क्या कहा कि हमें वॉर लेवल रेडीनेस पर आना है। अब ट्रंप जो ये तीसरे विश्व युद्ध की बात कहते हैं, क्या ये धीरे 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 उस ओर बात करना चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल सौरभ, ऐसा है। अगर आप पुतिन के जो पहले वाले इनके वक्तव्य हैं उनको सुने, पुतिन ने कहा था कि अगर ऐसी हालत हुई जिस हालत में रूस का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, तो अगर रूस ही नहीं रहेगा तो इस दुनिया को भी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं वो कर दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो उसके अंदर अगर आपको ये भी याद हो, अमेरिका के अंदर लोग कहते थे कि भैया हमको माइक्रोवेव नहीं होना है, आप क्यों यूक्रेन के पीछे मदद दे रहे हैं उसको रशिया के खिलाफ। अगर कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज हो गया तो अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग, चाहे न्यूयॉर्क में हो, वाशिंगटन में हो, सैन फ्रांसिस्को में, सारे तबाह हो जाएंगे। तो कोई भी अमेरिका नहीं चाहता कि उनकी बर्बादी हो जाए। इसलिए अगर यूरोप के यहाँ से ये न्यूक्लियर जंग शुरू हो या किसी और कारण से शुरू हो, तो पूरी दुनिया के ऊपर एक ये जो न्यूक्लियर खतरा पैदा हो जाएगा और दुनिया तबाह होने की कगार पे पहुंच जाएगी। इसलिए अमेरिका या ट्रंप घड़ी घड़ी ये बोल रहे भी हम शांति चाहते हैं। वो शांति इसलिए नहीं चाहते कि उन्होंने कोई सहानुभूति है रूस के साथ, लेकिन उनको मालूम है जब तक पुतिन बैठा, अगर कोई ऐसी घटना घट गई जहां रूस का ऐसा नुकसान हुआ कि उसने न्यूक्लियर ट्रिगर दबा दिया, वो ट्रिगर जो है उसकी मिसाइलें सारी दुनिया के ऊपर टारगेटेड है ऑलरेडी। देखिए, जहां तक वर्ल्ड वॉर की बात है, तो ये छोटी सी वर्ल्ड वॉर तो है ही इन एक्चुअल सेंस में। नेटो क्या है? बहुत सारे पश्चिमी देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारे देश मिलकर ही तो लड़ रहे हैं यूक्रेन से, यूक्रेन का साथ देकर के रशिया से। रशिया के पीछे चाइना खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है, एक ब्लॉक वहां है और यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। लेकिन सवाल ये अब जो ट्रंप कह रहे हैं शांति, उस ओर कभी बढ़ेगा ये युद्ध, या अभी ये युद्ध लंबा चलता आपको दिखता है? तो एक शॉर्ट आंसर प्लीज। 2 ऑप्शन। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो विश्व का नुकसान होगा। अगर युद्ध अभी तकरीबन संभल जाता है तो हो सकता है कि विश्व संभल जाए। सवाल यह है कि क्या रुकेगा? पुतिन बदला जरूर लेगा। अब कैसा लेगा अब ये मालूम नहीं, पर बदला जरूर लेगा, इसमें कोई शक नहीं। फॉर पुतिन इट इज स्पेशल ऑपरेशंस। अगर वो स्पेशल ऑपरेशंस को युद्ध में तब्दीली करता है तो यूक्रेन, मुझे लगता है, सफाया होगा और यूक्रेन रूस के ये युद्ध खत्म होगा तो पुतिन की शर्तों पे होगा क्या? बिल्कुल। हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है। पुतिन की जो शर्तें थी वो बिल्कुल उससे एक कदम पीछे नहीं जाने वाली।